अपहरणकर्ता ने वास्तव में उसे वापस कॉल करने के लिए कहा। अधिकांश अपहरणकर्ता पुलिस द्वारा ट्रैक किए जाने से बचने के लिए फ़ोन का उपयोग भी नहीं करते। यह अपहरणकर्ता बहुत ही शौकिया था। डिंग दी, अपने कर्मचारियों को बचाने के छिपे हुए मिशन को शुरू करने के लिए होस्ट को बधाई। इस मिशन में एक निश्चित राशि का बोनस मिलता है। इस समय सिस्टम की आवाज़ रणवीर के दिमाग में गूंजी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने सिस्टम के छिपे हुए कार्य को शुरू कर दिया है, लेकिन अब रणवीर के पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। हमने उन्हें ट्रैक कर लिया है, लेकिन ये बहुत अजीब है। फिर एक पुरुष पुलिसकर्मी ने गरिमा से कहा। यह अजीब क्यों है? गरिमा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा और रणवीर ने भी देखा। बस इतना है कि दूसरा पक्ष बहुत शौकिया है। मैं इतने सालों से यह काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी इतना शौकिया अपहरणकर्ता नहीं देखा। पुरुष पुलिसकर्मी ने अपना चेहरा ढकते हुए कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसे भूल जाओ, चलो अभी इसकी चिंता मत करो। चलो पहले वहाँ जाकर देखते हैं। मिस्टर रणवीर, क्या तुम भी वहाँ जाना चाहते हो? गरिमा ने पूछना जारी रखा। बेशक, मैं भी जा रहा हूँ। रणवीर ने गंभीरता से सिर हिलाया, फिर नीलिमा को कुछ निर्देश दिए और पुलिस के पीछे कार में बैठ गया। पुलिस रणवीर को भी पुलिस स्टेशन ले आई, कुछ साधारण कारें बदली और फिर गाड़ी चलाकर चली गई। आखिरकार, अगर वे पुलिस की गाड़ी चलाते तो निश्चित रूप से दुश्मन को सतर्क कर देते। लगभग आधे घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद वे एक परित्यक्त कारखाने में पहुंचे। गरिमा ने सभी को कार दूर पार्क करने के लिए कहा और फिर रणवीर से अपहरणकर्ताओं को बुलाने के लिए कहा। रणवीर ने अपहरणकर्ताओं को ये बताने के लिए बुलाया कि पैसे एकत्र कर लिए गए हैं और पुष्टि की कि जिया सुरक्षित है। पुलिस ने भी पुनःस्थिति के माध्यम से पुष्टि की कि अपहरणकर्ता इस परित्यक्त कारखाने में थे। अब आप क्या करने जा रहे हैं, अधिकारी गरिमा? रणवीर ने गरिमा को देखा और पूछा। अब हम कारखाने के अंदर की स्थिति नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं कर सकते, अन्यथा ये बंधकों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। गरिमा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। तो हमें आपकी मदद चाहिए। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? रणवीर ने पूछना जारी रखा। आपको अंदर जाने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको अपहरणकर्ताओं से बातचीत करनी होगी। बस इतना कहिए कि आपको जिया से मिलना है, गरिमा ने जारी रखा। थोड़ी देर झिझकने के बाद रणवीर ने अपहरणकर्ता को बुलाया। मैं जिया से मिलना चाहता हूँ। सुनिश्चित करें कि वह सुरक्षित है, अन्यथा आपको पैसे नहीं मिलेंगे। रणवीर ने सीधे मुद्दे पर कहा। आप कैसे मिलना चाहते हैं? दूसरे पक्ष ने अधीरता से कहा। मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढने आऊँगा, मैं पैसे लेकर आऊँगा। जब तक मैं तुम्हें देखूंगा मैं तुम्हें पैसे देता रहूँगा, रणवीर ने अधीरता से कहा। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कहाँ हूं और तुम पुलिस को बुलाओ, तो क्या मैं बर्बाद नहीं हो जाऊंगा? दूसरे पक्ष ने पहली बार पेशेवर तरीके से कहा। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी मेरा जिया से ज़्यादा रिश्ता नहीं है। अगर तुम मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते तो बात करने के लिए कुछ नहीं है। रणवीर ने फिर फ़ोन रख दिया। तुम क्या कर रहे हो? गरिमा ने रणवीर के व्यवहार को देखा और लगभग उसे पीटने लगा। अधिकारी गरिमा, इस बार मुझ पर भरोसा करो। अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं अंदर आऊं, तो मुझे लगता है कि ऐसा करने का यही एकमात्र तरीका है, रणवीर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। दरअसल उसे कोई भरोसा नहीं था, लेकिन उसे लगा कि अपहरणकर्ता सिर्फ पैसे के पीछे हैं, इसलिए उसने जुआ खेलने का फैसला किया। सबके पास बेचैनी से इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और गरिमा ने भी अपने आदमियों को किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। अगर अपहरणकर्ता कुछ समय के बाद भी नहीं झुकते तो गरिमा बलपूर्वक हमला करने का फैसला करेगी। लगभग 15 मिनट बीत चुके थे और अपहरणकर्ता ने अभी भी फ़ोन नहीं किया था। रणवीर को पहली बार घबराहट महसूस हुई। श्री रणवीर, मैं नहीं जानता कि आप क्या सोच रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बंधक ठीक है, अन्यथा आपको कुछ जिम्मेदारियां उठानी होंगी, गरिमा ने रणवीर से ठंडे स्वर में कहा। कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ, गरिमा ने फिर इंटरकॉम पर आदेश दिया। 1 मिनट रुको, गरिमा ने जारी रखा, क्योंकि उसने रणवीर का सेल फोन बजता हुआ सुना था। हम उपनगरों में एक परित्यक्त कारखाने में हैं। मैं आपको जल्द ही हमारे स्थान के साथ एक टेक्स्ट संदेश भेजूंगा, खुद ही आ जाओ। ये कहने के बाद दूसरी तरफ से व्यक्ति ने फ़ोन रख दिया। बहुत बढ़िया, रणवीर ने फ़ोन रख दिया और उसके दिल का बोझ आखिरकार कम हो गया। आखिरकार वह भी जुआ खेल रहा था। यह गरिमा को एक पल के लिए समझ में नहीं आया कि क्या कहना है, और फिर उसने अपने आदमियों से रणवीर के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट और बटन वाला कैमरा लगाने का इंतजाम किया। थोड़ी देर बाद रणवीर 1 मिलियन नकद लेकर परित्यक्त कारखाने में चला गया। रणवीर के अंदर जाने के बाद उसने जिया को देखा, जो एक कुर्सी से बंधी हुई थी। जब उसने रणवीर को देखा तो वह जल्दी से चिल्लाई, बॉस, तुम यहाँ क्यों हो? तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। क्या तुम पैसे लेकर आए हो? नकाब पहने अपहरणकर्ता ने रणवीर से कहा। मेरे पास है,
रणवीर ने पैसे जमीन पर फेंक दिए और फिर भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उसने आवाज़ पहचान ली थी। वह व्यक्ति हिमांशु निकला, लेकिन रणवीर ने ऐसा नहीं कहा, अन्यथा उसे डर था कि यह जिया के लिए बुरा होगा। हा, तो तुम इस दिन तक पहुंच गए हो, मुझे पैसे दो, हिमांशु ने जारी रखा। रणवीर के पास पैसे का थैला उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह धीरे धीरे हिमांशु की ओर चल पड़ा। हिमांशु ने थैला लिया और उसे खोला तो उसने अचानक अपनी आंखों के सामने रोशनी देखी। तुम्हें पहले ही पैसे मिल चुके हैं, उस व्यक्ति को जाने दो, रणवीर ने कहा। ठीक है, लोगों को ले जाओ और जाओ। हिमांशु सिर्फ पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने जिया को जाने दिया और थैला लेकर एक तरफ चला गया। रणवीर ने जिया को खोलने के लिए जल्दी से आगे कदम बढ़ाया, लेकिन हिमांशु ने फिर से उसे रोक दिया, जिसने पैसे एक तरफ रख दिए। तुम्हारा क्या मतलब है? पैसे तुम्हें पहले ही दिए जा चुके हैं, रणवीर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मुझे माफ़ी चाहिए, हिमांशु ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। ठीक है, माफ़ करें, रणवीर ने सम्मानपूर्वक कहा। अब वह बस जिया को जल्द से जल्द बचाना चाहता था। घुटने टेक दो, तुमने क्या कहा? ज्यादा दूर मत जाओ, रणवीर चिंतित हो गया और उसे लगा कि हिमांशु बहुत दूर जा रहा है। कोई और रास्ता नहीं है, अगर तुम घुटने नहीं टेकोगे तो तुम दोनों आज नहीं जा पाओगे। हिमांशु के ये कहने के बाद कई अन्य अपहरणकर्ता भी आ गए और रणवीर को घेर लिया। ठीक है, मैं घुटने टेक दूंगा, रणवीर ने थोड़ी देर झिझकने के बाद दांत पीसते हुए कहा। बॉस, नहीं, मैं आपके ऐसा करने के लायक नहीं हूं, जिया ने ये देखकर चिल्लाया और फिर हिमांशु ने जिया के चेहरे पर थप्पड़ मारा। अपना मुंह बंद करो, कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो, रणवीर ने अपना सिर हिलाया और कहा। मुझे आज तुम्हें बचाना ही होगा, रणवीर ने जिया से फिर कहा और फिर घुटनों के बल बैठने के लिए तैयार हो गया। हिलना मत, पुलिस। जब रणवीर के पैर आधे मुड़े हुए थे तभी उसने एक जोरदार चीख सुनी और फिर पुलिस का एक समूह दौड़कर अंदर आया। रणवीर तुरंत खड़ा हो गया और अराजकता का फायदा उठाकर जिया की तरफ भागा। पुलिस ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित किया। रणवीर ने जिया को खोलने के बाद जिया ने उसे सीधे गले लगा लिया। ठीक है, ठीक है, रणवीर ने उसकी बाहों में कोमलता महसूस की, जिया की पीठ थपथपाई और उसे दिलासा दिया। धन्यवाद, बॉस, जिया ने काफ़ी देर बाद रणवीर को छोड़ा और अपना सिर नीचे करके शर्मीले ढंग से रणवीर से कहा। फिर रणवीर हिमांशु के सामने आया, जो इस समय भी मास्क पहने हुए था। हिमांशु, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कुछ करोगे, भले ही तुम पहले काफ़ी परेशान करने वाले थे। रणवीर ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम जानते हो कि यह मैं था? हिमांशु हैरान लग रहा था। रणवीर ने बकवास करना बंद कर दिया। हिमांशु स्वाभाविक रूप से कानूनी प्रतिबंधों के अधीन होगा। ... इसके बाद रणवीर ने जिया को घर भेज दिया और उसे आराम करने के लिए 2 दिन की छुट्टी दे दी। फिर वह कॉस्मेटिक्स की दुकान पर वापस आया, सभी को बताया कि जिया ठीक है और आराम करने के लिए वापस कार्यालय चला गया। हालांकि उसने उस दिन कुछ नहीं किया, लेकिन वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, शायद इसलिए कि वह मानसिक रूप से थका हुआ था। लेकिन वह नहीं जानता था कि दूसरी तरफ जिया घर लौटने के बाद इतनी उत्साहित थी। वह एक बड़ा आदमी था, लेकिन वह उसे बचाने के लिए दूसरों के सामने घुटने टेकने को तैयार था। ... थोड़ी देर आराम करने के बाद रणवीर को ऊर्जा से भरपूर महसूस हुआ और उसने जल्दी से सिस्टम को बुलाया। सिस्टम, मैंने कार्य पूरा कर लिया है। रणवीर को अचानक ये याद आया और उसने कहा। डिंग डिंग, कार्य पूरा करने और मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। क्या आप तुरंत लकी ड्रॉ शुरू करना चाहते हैं? हाँ, रणवीर को नहीं पता था कि लॉटरी कैसी होती है, लेकिन फिर भी वह सहमत हो गया। रणवीर ने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक टाइमर जैसा कुछ दिखाई दे रहा था और उस पर संख्याएं बेतहाशा स्क्रॉल हो रही थीं। कुछ सेकंड के बाद संख्या 90,000 पर रुक गई। फिर रणवीर को अपने मोबाइल फ़ोन पर एक टेक्स्ट मैसेज मिला और उसके बैंक कार्ड में 90,000 रुपये जमा हो गए। हे भगवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई काम होगा। मुझे 90,000 रुपये मुफ्त मिले। क्या सिस्टम में इस तरह के और भी काम हैं? मुझे कुछ और दो, रणवीर ने बाद में कहा। नहीं, यह एक छिपा हुआ काम है जो बेतरतीब ढंग से चालू होता है। सिस्टम में आपके लिए कोई खास काम नहीं है, सिस्टम ने जवाब दिया। रणवीर निराश महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। फिर उसने अपना सेलफोन निकाला और लीना को कॉल किया। हालांकि रणवीर पहले बहुत गरीब था, लेकिन उसे कभी दूसरों को पैसे उधार देने की आदत नहीं थी। नमस्ते, आपको मुझे कॉल करने का समय कैसे मिला, मिस्टर झांग? लीना ने मजाक में कहा। अच्छा, मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहता हूं और फिर पैसे तुम्हें लौटाना चाहता हूं। रणवीर एक पल के लिए झिझका। वह शुरू में सिर्फ लीना को पैसे लौटाना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह उसके लिए बहुत परेशानी का सबब होगा, इसलिए उसने उसे खाना खिलाने का फैसला किया। ठीक है, तो चलो जैंटिंग रेस्तरां में मिलते हैं। 7 बजे कैसा रहेगा? मेरी बाद में मीटिंग है।
लीना की आवाज़ आई जो चीज़ों को खंगाल रहा था, और फिर उसने जवाब दिया। आवाज़ से लगता है कि उसे अपना कार्यक्रम देखना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। रणवीर ने खुशी से जवाब दिया और फिर फ़ोन रख दिया। रणवीर खुशी से उछल पड़ा। उसे कहना पड़ा कि लीना बहुत सुंदर है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में उससे बाहर जाने के लिए कह सकता है। हालांकि मेरा मूल इरादा सिर्फ उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देना था, फिर भी मैं बहुत खुश था। आखिरकार, साथ में खाना हमेशा पहला कदम होता है। बॉस, आज हमारी बिक्री बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि जिया नहीं आई। रणवीर कार्यालय से बाहर चला गया और नीलिमा उसके पास आया और बोला, ठीक है, ठीक है। जिया को कुछ काम था, इसलिए मैंने उसे 2 दिन की छुट्टी दे दी। आपको टर्नओवर के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। नीलिमा ने एक चीख मारी और कुछ और नहीं कहा। अब उसे रणवीर का व्यवहार समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसे अभी भी लगा कि रणवीर शायद बहुत अमीर है और उसे इन चीज़ों की परवाह नहीं है। जल्द ही 6:30 बज गए और रणवीर खुशी खुशी अपने स्कूटर पर सवार होकर रेस्तरां की ओर चल पड़ा। रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर रणवीर ने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक खड़ी की और रेस्तरां में प्रवेश करने ही वाला था। अरे, तुम क्या कर रहे हो? तभी सुरक्षा वर्दी में एक आदमी ने रणवीर को रोका। खाओ, मैं यहाँ और क्या कर सकता हूँ? रणवीर ने असहाय होकर कहा। तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। यहाँ कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। सुरक्षा गार्ड ने रणवीर को तिरस्कार भरी निगाहों से देखते हुए कहा। रणवीर ने जो कपड़े पहने थे उनकी कीमत 100 रुपये से भी कम थी और वह मोटरसाइकिल से यहाँ आया था। वह यहाँ काम कर रहा था। कई सालों से यहाँ सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा व्यक्ति यहाँ पैसे खर्च करने के लिए नहीं आया। तुम्हारा क्या मतलब है? रणवीर वाकई गुस्से में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे तिरस्कृत किया जाएगा। मेरा मतलब यह है कि तुम इसे वहन नहीं कर सकते। क्या तुम समझ रहे हो? सुरक्षा गार्ड ने फिर कहा। मैं आज यहाँ खाने जा रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे वहन कर सकता हूँ? रणवीर फिर गुस्से में चिल्लाया और घर में चला गया। सुरक्षा गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश करना बंद कर दिया और फिर अपने आप में सोचा, देखता हूँ जब तुम बाद में भुगतान नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे। तुम शानदार होने का दिखावा करते हुए बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन मुझे लगता है कि जब तुम्हें भुगतान करना होगा तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। रणवीर गुस्से में अंदर चला गया, खासकर तब जब उसके आने के बाद उसका स्वागत करने के लिए कोई वेटर भी नहीं था। वेटर कहाँ है? रणवीर चिल्लाया। नमस्ते सर, स्वागत है। एक बहुत ही प्यारी लड़की जल्दी से आगे आए। श्यामली, तुम उसका मनोरंजन क्यों कर रही हो? ये तो जाहिर है कि वह यहाँ सिर्फ अनुभव करने के लिए आया है। मुझे लगता है कि वह कोई व्यंजन भी ऑर्डर नहीं करेगा। फोरमैन जैसा दिखने वाला एक आदमी लड़की से बोला। हालांकि श्यामली ने उसे अनदेखा कर दिया और गर्मजोशी से रणवीर को बैठने के लिए आमंत्रित किया। धन्यवाद, मुझे अभी भी किसी और का इंतज़ार करना है। कृपया बाद में खाना ऑर्डर करें। रणवीर ने श्यामली से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ सर, जब भी आपको ऑर्डर करना हो बस मुझे कॉल करें। हाँ, तुम अभी भी किसी का इंतज़ार कर रही हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम नहीं जानती कि कीमत देखने के बाद क्या करना है। फोरमैन ने तिरस्कारपूर्वक कहना जारी रखा। रणवीर ने उसे अनदेखा किया और खेलने के लिए अपना सेल फोन निकाला। 7 बज चुके थे, लेकिन लीना का कोई पता नहीं था। ज़रूर, लड़कियां चाहे किसी भी तरह की क्यों न हो, उन्हें देर से आना पसंद होता है। रणवीर ने बिना किसी शिकायत के बड़बड़ाया। रणवीर लीना के आने का इंतजार करते हुए कुर्सी पर बैठा था और ऊप से आसपास के माहौल को देख रहा था। ये कहना होगा कि इन वेटरों का उससे घृणा करना वाजिब था। रणवीर ने पहले कभी इतनी आलीशान जगह नहीं देखी थी। इसके अलावा उसके आसपास के लोग या तो अमीर थे या कुलीन, और वे सभी तरह के मशहूर ब्रांड के कपड़े पहने हुए थे, जिनमें से कुछ के नाम रणवीर को याद भी नहीं थे। ओह, ऐसा लगता है कि मुझे किसी दिन अपने लिए कपड़ों का एक बढ़िया सेट खरीदना चाहिए। रणवीर ने मन ही मन सोचा और अपना मन बना लिया। लगभग आधे घंटे बाद रणवीर पहले से ही ऊब चुका था, लेकिन लीना अभी भी नहीं आया। अरे बच्चे, तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वह कहाँ है? अभी बाहर निकलो। अगर तुम खाना नहीं खरीद सकते तो यहाँ मत रुको। फोरमैन अधीरता से रणवीर की मेज़ पर गया और रणवीर से कहा। रणवीर ने उसे अनदेखा किया और वहीं बैठकर अपने फ़ोन से खेलता रहा। अरे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कृपया मुझे परेशान करना बंद करो। मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम बहुत घमंडी हो, रणवीर ने अधीरता से गाली दी। सुरक्षा, सुरक्षा, आओ और इस आदमी को जाने के लिए कहो। फोरमैन ने बाहर चिल्लाया और फिर 4 या 5 सुरक्षा गार्ड आए और रणवीर पर हमला करने वाले थे। जब रणवीर असहाय था तभी अचानक एक जोरदार चिल्लाहट फैल गई। चलो देखते हैं कौन हिम्मत करता है। फोरमैन ने पीछे मुड़कर उस व्यक्ति को देखा जो आ रहा था, जल्दी से अपना भाव बदला और जल्दी से उसका अभिवादन करने चला गया। सुश्री लिन, आप यहाँ हैं, कृपया अंदर आएं।
ये स्पष्ट था कि लीना अक्सर यहाँ आती थी और फोरमैन उसे जानता था। मैंने सुना है कि आप मेरे दोस्त को जाने के लिए कहना चाहते हैं, लीना ने ठंडे स्वर में कहा। वह बस किसी कारण से देरी से आई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह रणवीर को इतनी परेशानी में डाल देगी। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। तुम्हारा दोस्त। सॉरी मिस लिन। फोरमैन ने ये सुनते ही जल्दी से माफ़ी मांगी। जाओ मेरे दोस्त से माफ़ी मांगो। ये सुनते ही फोरमैन जल्दी से रणवीर के पास गया और माफ़ी मांगी। हालांकि रणवीर ने उसे माफ़ी मांगने से रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया। मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। फिर वह लीना की ओर चला गया, उसके सामने स्टूल खींचा और लीना बैठ गई। बाहर निकलो, लीना ने पलटकर फोरमैन से कहा। फोरमैन वहां से ऐसे भाग गया जैसे उसे माफ़ कर दिया गया हो। मुझे माफ़ करें रणवीर, मैंने आपको बहुत देर तक इंतज़ार करवाया। वहाँ वाकई कुछ देरी हो गई थी और इसकी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। लीना ने बैठने के बाद रणवीर से विनम्रता से कहा। सुश्री लिन, आप बहुत विनम्र हैं। एक लड़की के लिए थोड़ा देर से आना सामान्य बात है, खासकर आप जैसी खूबसूरत लड़की के लिए। मुझे नहीं लगता कि एक दिन भी देर से आना बहुत ज़्यादा है, रणवीर ने मुग्ध होकर कहा। हा, लीना ने अपना मुंह ढक लिया और हंसी। जाहिर तौर पर रणवीर के शब्दों से खुश थी। वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। हर लड़की चाहती है कि दूसरे लोग कहें कि वह सुंदर है, और लीना जैसी खूबसूरत लड़की के लिए भी यह अपरिहार्य था। रणवीर भी मुस्कुराए और फिर जियाओमी द्वारा लाया गया मेनू लीना को सौंप दिया। जब लीना मेनू देख रही थी और ऑर्डर कर रही थी, तो रणवीर ने लीना को शेष 70,000 रुपये भी दे दिए। थोड़ी देर बाद व्यंजन मेज पर परोसे गए। रणवीर अपने सामने रखे व्यंजनों को देखकर चौंक गया। स्टेक को छोड़कर वह किसी भी अन्य व्यंजन को नहीं पहचान पाया। खाओ, लीना ने रणवीर के हाव भाव को देखा। वह खुद को हंसने से नहीं रोक पाया और फिर बोला। रणवीर के पास अजीब तरह से मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने खाना शुरू कर दिया। श्रीमान रणवीर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। थोड़ी देर खाने के बाद लीना ने पूछा। मिस लिन, कृपया बेझिझक बोलें। साथ ही कृपया मुझे हमेशा श्रीमान झांग न कहें, इसकी आदत डालना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो मिस लिन, तो बस मुझे मेरे नाम से बुलाएं, रणवीर ने विनम्रता से कहा। क्या आप भी वैसी ही नहीं हैं मिस लिन? उसे मिस लिन कहें। हा, ये सही है। तो क्या मेरे लिए अपनी पहल पर तुम्हें लीना कहना ठीक है? रणवीर ने फिर लीना की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा। अगर वह वाकई उसे लीना कहती तो उन दोनों के बीच रिश्ता असामान्य होता। इस विचार से रणवीर उत्साहित हो गई। ठीक है, तो मैं तुम्हें रणवीर ही बुलाऊंगी। लेकिन रणवीर बहुत अच्छा नहीं लगता। हा, ये सही है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो बस मुझे भाई रणवीर कहो, और मैं तुम्हें अब सिस्टर लीना नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें बस बूढ़ी कहूँगी। ठीक है भाई रणवीर, तुम बात करने में वाकई बहुत अच्छे हो। लीना फिर से खुश हो गई। लीना ने पहले भी कंपनी में बहुत गंभीर लोगों के समूह से निपटा था। ये पहली बार था जब वह रणवीर जैसे किसी व्यक्ति से मिली जिससे वह वाकई बहुत खुश हुई। ठीक है, तो बस मुझे बताओ लीना, क्या तुम्हारे पास कोई सवाल है? रणवीर ने बहुत उत्साह से कहा। लीना नाम सुनकर उसे कुछ अस्पष्टता का एहसास हुआ। आखिर तुमने भर्ती कैसे की? जिया को क्या करना चाहिए और उसे पूरी तरह से अपने प्रति समर्पित कर देना चाहिए? यह मुझे सच में नहीं पता। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वेतन देता हूँ। रणवीर ने अपना सिर खुजलाया और शर्मिंदगी से कहा। उसे वास्तव में इसका कारण नहीं पता था। उच्च वेतन? कितना वेतन? 50,000 प्रति माह का मूल वेतन, साथ में कमीशन। रणवीर ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। ये वास्तव में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैं पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित नहीं हूँ। कोई कारण तो होगा ही, और हो सकता है कि आपको पता भी न हो। हा, लीना ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर पूछना बंद कर दिया। खाने के बाद दोनों ने खूब बातें की और उनके रिश्ते में काफ़ी सुधार हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रणवीर ने लीना से व्यापार के बारे में बहुत कुछ सीखा। लीना, तुम यहाँ क्यों हो? इस समय एक पुरुष की आवाज़ ने लीना को बगल से पुकारा। हे भगवान, मैं उससे फिर यहाँ क्यों मिली? लीना ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में घृणा बिल्कुल भी छिपी नहीं थी। इस आदमी का नाम हितेश है। वह भी एक बड़े समूह का बेटा है, लेकिन वह एक अशिक्षित व्यक्ति है और लीना को परेशान कर रहा है। लीना उससे निपटने के लिए गई थी, इसलिए उसे देर हो गई। क्या हुआ लीना? क्या इस व्यक्ति में कुछ गड़बड़ है? रणवीर ने लीना के हाव भाव को देखते हुए पूछा। हाँ, मैं इसे तुम्हें उधार दूंगी। लीना ने ये कहने के बाद वह रणवीर के बगल में बैठ गई, रणवीर के चारों ओर अपना हाथ रखा और रणवीर को बाहर खींच लिया। ओह, यह मिस्टर हितेश है। तुम यहाँ क्यों हो? लीना ने ऐसे कहा जैसे उसने अभी अभी हितेश को देखा हो। यह क्या है? हितेश ने रणवीर को देखा और नाखुश होकर कहा। उसकी आंखें दुश्मनी से भरी हुई थीं।
ओह, वैसे मैं उसे आपसे मिलवाना भूल गया। यह मेरा बॉयफ्रेंड है रणवीर। यह मेरा बिजनेस पार्टनर है हितेश। लीना ने मुस्कुराते हुए रणवीर और दूसरे व्यक्ति का परिचय कराया, जबकि वे दोनों लीना को हैरानी से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद रणवीर को आखिरकार समझ में आ गया कि लीना उसे रोमांटिक अवसरों से बचने में मदद करने के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन रणवीर को इन बातों की परवाह नहीं थी। वह वास्तव में एक खूबसूरत महिला का प्रेमी बनने का इंतजार कर रहा था, जिसके बारे में उसने पहले कभी सोचने की हिम्मत नहीं की थी। तुमने क्या कहा? वह तुम्हारा प्रेमी है? बस इतना ही? क्या तुम मजाक कर रही हो? बंद करो, लीना, हितेश ने अजीब मुस्कान के साथ कहा। उसने रणवीर को तिरस्कार से देखा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वह वास्तव में मेरा प्रेमी है। हालांकि वह साधारण दिखता है, लेकिन वह मेरी नज़र में सबसे अच्छा है। लीना ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी आंखें स्नेह से भरी हुई थीं। रणवीर को यह भी संदेह था कि लीना ने पहले अभिनय का अध्ययन किया था। रणवीर अचानक दुष्टता से मुस्कुराया और फिर पूरी ताकत से आगे बढ़कर सीधे लीना को गले लगा लिया। लीना, क्या ये युवा मास्टर है हितेश है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? वह वास्तव में इतना अच्छा नहीं है, रणवीर ने गर्व से कहा और महसूस किया कि लीना का शरीर थोड़ा कांप रहा था। हे, तुमने वास्तव में ये खुद पर लाया है। चूंकि तुमने मुझे ढाल के रूप में इस्तेमाल किया है, इसलिए मुझे आज तुम्हें सबक सिखाना होगा। रणवीर ने खुद से सोचा। अरे, अभिनय करना बंद करो, ठीक है। लीना, तुम्हें मुझे नाराज करने के लिए इस तरह का मूर्ख बनाने की जरूरत नहीं है। हितेश ने अपने चेहरे पर दुखी भाव के साथ कहा। क्या मुझे तुम्हें नाराज करने की जरूरत है? तुम्हारी खुद की छवि बहुत अच्छी है। लीना ने अपनी आंखें घुमाई और दुखी होकर कहा। जब तक तुम इसे साबित नहीं कर सकते, हितेश ने अनिच्छा से कहा और उसने लीना को देखा। दरअसल ऐसा नहीं है कि उसने हार नहीं मानी, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि लीना कभी ऐसे आदमी की तलाश नहीं करेगा। ये कैसे हुआ? लीना अपनी बात पूरी करने से पहले ही दंग रह गई, क्योंकि रणवीर ने उसके चेहरे पर चूमा। अब सब ठीक है। रणवीर ने अपनी बाहें उठाईं और स्तब्ध हितेश को देखा। उसका दिल पहले से ही खुशी से झूम रहा था। फिर उसने लीना को, जो स्तब्ध था, रेस्तरां से बाहर खींच लिया। बेटा, बस मेरा इंतजार करो, हितेश ने पीछे से जोर से चिल्लाया। मुझे जाने दो। थोड़ी देर चलने के बाद रेस्तरां अब दिखाई नहीं दे रहा था। रणवीर अभी भी लीना का हाथ पकड़े हुए था। लीना ने ठंडे स्वर में कहा, हे, लीना, तुम नाराज नहीं हो, है न? क्या मैंने उसे कुछ साबित करने के लिए ऐसा नहीं किया? अब वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। रणवीर ने लीना को छोड़ने के बाद धीरे से कहा। ठीक है, मैं अब इस मामले में तुमसे परेशान नहीं होंगी, लीना ने ठंडे स्वर में कहा। जब उसने हितेश के पीछा छुड़ाने के बारे में सोचा तो उसे लगा कि यह प्रयास इसके लायक है। लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। हालांकि हितेश परेशान करने वाला है, लेकिन उसका परिवार अभी भी बहुत शक्तिशाली है। उनके लिए तुमसे निपटना आसान होना चाहिए, लीना ने फिर मुस्कुराते हुए कहा और कार में बैठ गई। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनते ही रणवीर दर्द से चिल्ला उठा। लेकिन लीना ने रणवीर की तरफ अपनी जीभ निकाली और फिर चली गई। रणवीर पूरी तरह से भ्रमित था। वह अपने आप में इतना खोया हुआ था कि वह भूल गया कि जो कोई भी लीना का पीछा करने की क्षमता रखता है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। ये वास्तव में थोड़ी बड़ी बात है, रणवीर ने मन ही मन सोचा। फिर अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार होकर स्टोव पर गया। क्या तुम्हें पता चल गया? दूसरी तरफ हितेश सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था। उसके सामने सूट पहने कई आदमी खड़े थे जो अंगरक्षकों की तरह लग रहे थे। मुझे पता चला कि वह एक कॉस्मेटिक स्टोर का मालिक है, मुंबई यूनिवर्सिटी में, उनमें से एक ने हितेश से सम्मानपूर्वक कहा। एक कॉस्मेटिक स्टोर? ठीक है, मैं यह मामला तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं और तुम्हें इसे मेरे लिए खूबसूरती से करना होगा, हितेश ने अपने पीछे सोफे पर झुककर कहा। पुरुषों ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और कमरे से बाहर चले गए। तुम बदबूदार लड़के, तुमने मुझसे लड़ने की हिम्मत की और तुमने लीना को चूमने की हिम्मत की। हितेश ने उस दृश्य के बारे में सोचते ही अपने दिल में दर्द महसूस किया। मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा कि मेरी औरत हितेश को छुआ नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ रणवीर अभी भी इन सब से अनजान था और स्टोव में विजय के साथ ऑन ऑफ किंग्स खेल रहा था। हे भगवान, तुम बहुत कमजोर हो। थोड़ी देर बाद रणवीर आखिरकार खुद को कोसने से नहीं रोक सका। रणवीर, मुझे माफ करना, ये सच है कि मेरे पास कुछ समय के लिए खेलने का समय नहीं है। विजय ने अपना सिर खुजलाया और शर्मिंदगी से कहा। बात करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझे सच में नहीं पता कि मैंने तुम्हें क्यों रखा। रणवीर को उस समय विजय को काम पर न रखने का पछतावा होने लगा। अब विजय के पास हर दिन करने के लिए कुछ नहीं है और उससे मेरे साथ ऑन ऑफ किंग्स खेलने के लिए कहना शर्म की बात होगी। जैसे ही उसका क्रिस्टल फटा, उसने देखा कि उसका रैंक एक और स्टार गिर गया है। ठीक है, अब और नहीं खेलना।
बाहर जाओ और मेहमानों का अभिवादन करो। दरवाजे पर खड़े होकर स्वागत करो। मीठी आवाज़ का इस्तेमाल करो। फिर रणवीर ने गाड़ी चलाई। विजय को बाहर निकाल दिया। अब उसे सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए केवल 23 कैशबैक की आवश्यकता है। रणवीर इस बात का इंतजार कर रहा है कि अपग्रेडेड सिस्टम से उसे क्या लाभ होगा, इसलिए अब वह कैशबैक पाने के लिए अपना दिमाग खपा रहा है। लेकिन ये छुट्टी का दिन नहीं है और कोई गतिविधि नहीं है, इसलिए नकदी निकालने के लक्ष्य को प्राप्त करने का वास्तव में कोई तरीका नहीं है। ओह, इसे भूल जाओ। चलो अभी इसके बारे में नहीं सोचते हैं और बस एक बार में एक कदम उठाते हैं। मुझे वास्तव में नहीं पता कि हम मेरी माँ की सर्जरी के लिए पर्याप्त धन कब जुटा पाएंगे। इसकी लागत शायद 300,000 या 400,000 रुपये होगी। रणवीर चिंतित दिखे। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद रणवीर ने आखिरकार फैसला किया कि उसे और अधिक व्यवसाय विकसित करना चाहिए। उसके हाथ में अभी भी 30,000 या 40,000 रुपये होने चाहिए और स्टोर में 10,000 रुपये होने चाहिए। इन्हें एक साथ जोड़ने पर 40,000 या 50,000 रुपये में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि आप निवेश करते हैं तो आपको पैसे से पैसा बनाने में सक्षम होना चाहिए। रणवीर ने वही किया जो उसने कहा था और निवेश करने के लिए किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट की खोज करने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। लगभग 1 घंटे के बाद रणवीर ने अपना माथा रगड़ा और अपना फ़ोन नीचे रख दिया। इंटरनेट पर कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट नहीं था। ये सच था कि अगर किसी के पास अच्छा प्रोजेक्ट हो तो ऑनलाइन निवेश कौन आकर्षित करेगा। बॉस बॉस, कुछ हुआ। तभी बाहर से नीलिमा की जल्दबाजी में चिल्लाने की आवाज़ आई। रणवीर ने तुरंत अपना सेल फोन उठाया, उसे अपनी जेब में रखा और बाहर भाग गया। बाहर आने के बाद मैंने देखा कि दरवाजे पर लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा था, कम से कम 30 या 40 लोग। क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। बहुत सारे लोग अचानक बाहर आ गए और उनमें से कई के चेहरे पर छाले थे। उन सभी ने कहा कि यह हमारे स्टोर में मौजूद सौंदर्य प्रसाधनों के इस्तेमाल से हुआ है। क्या? रणवीर यह सुनकर चौंक गया। पिछली बार जब वह महिला परेशानी पैदा करने आई थी तो इस बार वह अलग था। पिछली बार केवल एक व्यक्ति था और वह आसानी से उससे निपट सकता था, लेकिन इस बार दर्जनों लोग हैं और रणवीर को पूरा विश्वास है कि उसके स्टोर में चीज़ों के साथ कोई समस्या नहीं है, इसलिए इस मामले में कोई शायद परेशानी पैदा करेगा। मैं बाहर जाकर देखूंगा, अपनी सुरक्षा करो, रणवीर ने पलटकर लड़कियों से कहा, फिर बाहर चला गया। सब लोग चुप रहो। रणवीर बाहर आया और शोर मचाती भीड़ से चिल्लाया, मैं इस स्टोर का मालिक हूँ। अगर आपके कोई सवाल हैं तो बस मुझे बताएं। रणवीर का आत्मा परिचय सुनने के बाद सभी ने एक दूसरे से चर्चा करना बंद कर दिया और रणवीर की ओर देखा। मुझे बताओ, तुम्हारे सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करने के बाद मेरी पत्नी का चेहरा ऐसा हो गया है। मुझे बताओ कि इससे कैसे निपटना है। एक लंबा आदमी खड़ा हुआ और बुरे मूड में रणवीर से बोला। रणवीर एक पल के लिए अवाक रह गया, फिर वह महिला के पास गया और उसने जो मुखौटा पहना हुआ था उसे उतारने के लिए हाथ बढ़ाया ताकि देख सके कि यह कैसा दिखता है। अप्रत्याशित रूप से रणवीर ने आगे कदम बढ़ाया और उस आदमी ने उसका कॉलर पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो? मैं देखना चाहता हूं कि क्या हो रहा है, रणवीर ने असहाय होकर उत्तर दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? तथ्य यहाँ हैं, उससे और कुछ मत कहो, बस उसकी दुकान तोड़ दो। फिर उस आदमी ने अपनी मुट्ठी उठाई और रणवीर को मारने वाला था। रणवीर, भाई रणवीर को छोड़ दो। इस समय विजय बगल से भागा और सीधे उस आदमी पर वार किया। हालांकि वह आदमी काफ़ी मजबूत था, विजय एक अच्छे शरीर वाला स्पोर्ट्स स्टूडेंट भी था। इसके अलावा हमला अचानक हुआ और उस आदमी के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। वह अचानक विजय से टकरा गया और लगभग 1 मीटर दूर जाकर रुक गया और जमीन पर भारी होकर गिर पड़ा। मैं यहाँ हूँ भाई रणवीर, मैंने सुना है कि तुम मुसीबत में थे, इसलिए मैं दौड़कर आया। विजय रणवीर के पास खड़ा था और उससे कहा, हाँ तुम अभी भी दयालु हो, रणवीर ने कहा। फिर भीड़ की ओर मुड़ा। सब लोग मेरी बात सुनो। चूंकि हर कोई कह रहा है कि हमारे स्टोर में मौजूद कॉस्मेटिक्स की वजह से यह हुआ है, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन अब अगर तुम लोग यहाँ हंगामा करोगे, भले ही तुम मेरे स्टोर को तोड़ दो, तो भी समस्या हल नहीं होगी, है ना? मैं पहले तुम्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाऊंगा और फिर कॉस्मेटिक्स को जांच के लिए एक विशेष जांच केंद्र में भेजूंगा। अगर कोई समस्या हुई तो हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे, रणवीर ने शांति से कहा कि इस समय यही सबसे अच्छा उपाय है जो वह सोच सकता था। हंफ, जब ये ठीक हो जाएगा। वह आदमी खड़ा हुआ, रुका और बोला, क्या होगा अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करते? और कौन जानता है कि तुमने जो जांच के लिए भेजा है वह उससे अलग है जो तुमने हमें बेचा है। रणवीर ने उसकी बातें सुनी और उसकी टालमटोल भरी आंखों को देखा और अचानक महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। यह मामला इतना आसान नहीं लग रहा था। रणवीर ने मुड़कर नीलिमा को आंख मारी जो दुकान के चारों ओर देख रहा था। नीलिमा ने तुरंत समझ लिया कि उसका क्या मतलब है। उसने सिर हिलाया और दुकान में चला गया। मेरी दुकान को तोड़ने से समस्या हल नहीं होगी, है ना?
रणवीर ने भौहें सिकुड़ी और अधीरता से कहा, सब लोग, उससे बात करना बंद करो और इसे तोड़ दो। चलो देखते हैं कौन हिम्मत करता है। विजय रणवीर के सामने एक लकड़ी की छड़ी पकड़े खड़ा था। विजय अच्छी तरह जानता था कि अगर वह अभी खुद को नहीं दिखाएगा तो रणवीर के दिल में उसकी जगह बर्बाद हो जाएगी। विजय, ऐसा मत करो। रणवीर ने फिर भी धीमी आवाज में विजय से कहा, क्योंकि उसने देखा कि दूसरा पक्ष वास्तव में झांसा दे रहा था और कार्रवाई करने का उसका कोई इरादा नहीं था। हो सकता है कि वे अपने पक्ष को पहले कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर रहे हों। जब तक वे पहले कार्रवाई करेंगे वे खुद को सही होने पर भी समझा नहीं पाएंगे। क्या तुम मुझे फिर से मारने जा रहे हो? चलो मुझे मारो, आओ और देखो, काले दिल वाला बॉस दूसरों को आम लोगों को पीटने का निर्देश दे रहा है। आदमी ने विजय के व्यवहार को देखा और तुरंत अपने आसपास की भीड़ पर चिल्लाया। आसपास के लोग जल्दी से इकट्ठा हो गए। उत्साह को न देख पाना मानव स्वभाव है। यदि आप उत्साह को नहीं देखते हैं तो आप खुद को चीनी नहीं कह सकते। क्या हो रहा है? मैंने सुना है कि इस स्टोर के कॉस्मेटिक्स से किसी को चोट लग गई और फिर हर कोई उससे बहस करने के लिए यहाँ आया। अब बॉस उस बच्चे को पीटने का आदेश दे रहा है। आसपास के लोगों ने विजय और अन्य दो पर उंगलियां उठाईं और उन्होंने जो कहा उससे रणवीर की आंखें घूम गईं। लोग ऐसे ही होते हैं, वे हमेशा कमजोरों के साथ सहानुभूति रखते हैं। किसी घटना में कोई परवाह नहीं करता कि पूरी कहानी क्या है। विजय, अंदर जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। रणवीर ने देखा कि सभी ने विजय पर अपने भाले तान दिए। उसे ये भी डर था कि विजय आवेग में आकर लड़ाई शुरू कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो वह पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। ये सुनने के बाद विजय शांत हो गया और उसने छड़ी को जमीन पर फेंक दिया, लेकिन दुकान में नहीं गया। इसके बजाय वह रणवीर के पीछे खड़ा हो गया। सर, मेरी बात सुनो। आप इस तरह से समस्या का समाधान नहीं कर सकते। क्यों न हम आपकी महिला को पहले अस्पताल भेज दें और फिर हम बैठकर धीरे धीरे बात कर सकते हैं। हालांकि रणवीर को पहले से ही लगा था कि कुछ गड़बड़ है, फिर भी उसने विनम्रता से कहा। जब उसने रणवीर के रवैये को देखा तो वह आदमी थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने चुपके से भीड़ में काले कपड़े पहने एक आदमी को देखा और काले कपड़े पहने आदमी ने उसकी ओर सिर हिलाया। लानत है, तुम सच में नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। करो, आदमी ने आदेश प्राप्त करने के बाद चिल्लाया और फिर सभी रणवीर और अन्य दो की ओर दौड़े जैसे कि उन्होंने निर्देश सुना हो। चलो चलें। ये देखकर कि स्थिति निराशाजनक थी, रणवीर ने बस विजय को, जो ऊपर की ओर भागने वाला था, दुकान में खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। अचानक एक बेंच उड़ गई और दुकान के कांच के दरवाजे को तोड़ दिया। रणवीर ने जल्दी से जिया को गले लगाया, जो दरवाजे पर उत्साह देख रही थी, और जमीन पर लेट गई। इस तरह उन दोनों को टूटे हुए कांच से खरोंच लगने से बचाया। ये वास्तव में बहुत ज्यादा है, जिया ने लाल चेहरे के साथ चिल्लाया और फिर रणवीर ने जल्दी से जिया को पकड़ लिया और सभी को कार्यालय में भागने का निर्देश दिया। वहां का दरवाजा लकड़ी का बना था और उसे बंद किया जा सकता था। ये सबसे सुरक्षित जगह थी। हर कोई जल्दी से कार्यालय की ओर भागा, केवल ये देखने के लिए कि वे लोग पहले से ही टूटे हुए दरवाजे को पार कर चुके थे और दुकान में घुस गए थे। अगले दृश्य ने रणवीर को असहाय बना दिया। नीलिमा वास्तव में नीचे गिर गया और ऐसा लग रहा था कि उसके लिए खड़ा होना मुश्किल था। विजय, नीलिमा की रक्षा करो। रणवीर ने जल्दी से विजय को चिल्लाया, फिर अपने बगल में झाड़ू उठाया और उसके पीछे वाले व्यक्ति को मारा। वो इस समय बाहर पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, साथ ही सभी को बैठने के लिए चिल्लाने की आवाज़ भी आई। रणवीर ने जिया को छोड़ दिया और बाहर की स्थिति को देखा। उसने एक परिचित को भी देखा जो वास्तव में गरिमा था। ये देखने के बाद की स्थिति नियंत्रण में थी, रणवीर भीड़ की ओर चला गया। क्या हो रहा है? जब गरिमा ने रणवीर को देखा तो उसे भी रणवीर की याद आ गई और उसने उससे पूछा। उन्होंने कहा कि मेरे स्टोर में मौजूद कॉस्मेटिक्स की वजह से उनके चेहरे पर छाले हो गए हैं, इसलिए वे इसका कारण पूछने आए हैं। मुझे इसका कारण जानना है, गरिमा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मैंने उनसे मुझे अस्पताल ले जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैंने उनसे पहचान के लिए कॉस्मेटिक्स ले जाने और अगर वाकई कोई समस्या है तो मुझे मुआवजा देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने फिर भी मना कर दिया। इसलिए मुझे लगा कि इस मामले में कुछ गड़बड़ हो सकती है और मैंने पुलिस को बुलाया। रणवीर ने आगे कहा। पता चला कि उस समय रणवीर ने नीलिमा को आंख मारते हुए पुलिस को बुलाने के लिए कहा था। ये भी रणवीर की समय पर प्रतिक्रिया के कारण ही संभव हुआ, अन्यथा परिणाम बहुत भयानक होते। ठीक है, फिर हमारे साथ जांच के लिए पुलिस स्टेशन चलो। सबको ले जाओ। गरिमा ने फिर पुलिस अधिकारियों को सबको ले जाने का आदेश दिया और फिर रणवीर से कहा कि वह स्टोर में मौजूद कॉस्मेटिक्स को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाए। स्टोर का ख्याल रखना, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। रणवीर ने पलटकर विजय से कहा। ऐसा लग रहा था कि नीलिमा को अस्पताल जाना पड़ेगा, इसलिए वह केवल विजय की ओर इशारा कर सकता था। विजय ने जल्दी से सिर हिलाया और वादा किया कि कुछ भी गलत नहीं होगा। वह बहुत खुश था, जिसका मतलब था कि रणवीर ने उस पर काफी भरोसा किया था।
उसे और भी ज्यादा महसूस होने लगा कि उसने आखिरकार आज सही काम किया है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद गरिमा ने पुलिस अधिकारियों को रणवीर से बयान लेने का निर्देश दिया और परीक्षण के लिए सौंदर्य प्रसाधन भी ले लिया। बयान पूरा करने के बाद रणवीर पूछताछ कक्ष में रुक गया, परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। थोड़ी देर बाद गरिमा अंदर चली गई। रणवीर ने उसकी गहरी सिकुड़ी हुई भौहों को देखा और उसे पता था कि शायद मामले को संभालना आसान नहीं होगा। बॉस रणवीर, अब इस मामले को संभालना आसान नहीं है। मुझे आपके स्टोर से लिए गए सौंदर्य प्रसाधनों में कोई समस्या नहीं मिली। सभी संकेतक मानक के अनुसार हैं। ये सुनकर रणवीर को राहत मिली, यह अच्छी बात है। लेकिन गरिमा के अगले शब्दों ने रणवीर को चौंका दिया। लेकिन आपके स्टोर से जो सौंदर्य प्रसाधन उनके घरों से लिए गए थे उनमें कई हानिकारक तत्व थे, और आगे की पुष्टि के बाद वे सौंदर्य प्रसाधन वास्तव में आपके स्टोर से थे। क्या ये कैसे संभव है? रणवीर एक पल के लिए अवाक रह गया। इस मामले को अब संभालना बहुत मुश्किल है। सबूत वही हैं। आपके स्टोर से कॉस्मेटिक्स की पहचान आपकी बेगुनाही साबित नहीं कर सकती, और उन्होंने जो कॉस्मेटिक्स निकाले हैं वे निश्चित रूप से पक्के सबूत हैं। गरिमा ने आगे कहा, अधिकारी, आपको पता होना चाहिए कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। मुझे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रणवीर ने शांति से कहा, मुझे पता है। गरिमा ने सिर हिलाया। हालांकि गरिमा और रणवीर के बीच कोई संपर्क नहीं था, लेकिन जो बॉस अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था, वह एक काला दिल बॉस कैसे हो सकता है? तो ध्यान से सोचें कि क्या आपने हाल ही में किसी को नाराज़ किया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उन हानिकारक पदार्थों को बाद में उनके द्वारा मिलाया गया था। गरिमा ने बैठकर रणवीर का विश्लेषण किया। जब रणवीर ने यह सुना तो वह दंग रह गया, क्योंकि उसने वास्तव में किसी को नाराज किया था, और वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अगर यह व्यक्ति ये काम करना चाहता था तो यह आसान होना चाहिए। रणवीर को तुरंत उसका ख्याल आया, वह हितेश था जिसे उसने अभी अभी अपमानित किया था। अपनी तरफ देखो, तुम्हें कुछ तो सोचना ही होगा। गरिमा ने रणवीर के हाव भाव को देखा और पूछा, हाँ, मैंने इन दिनों किसी को अपमानित किया है, और यह व्यक्ति काफी शक्तिशाली है। रणवीर ने अपने चेहरे को ढांकते हुए एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। वह कौन है? गरिमा ने उत्सुकता से पूछा। अगर हम उसे ढूंढ सकें तो इस मामले में अभी भी कुछ करने की गुंजाइश हो सकती है। वे लोग सिर्फ आवेग में आकर तुम्हें ढूंढने के लिए खुद को मारने की कोशिश कर रहे हैं, और यह स्पष्ट है कि वे एक ही समूह में हैं। ठीक है, क्या मैं एक कॉल कर सकता हूँ? रणवीर ने गरिमा को देखा। गरिमा ने सिर हिलाया। रणवीर ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और लीना को डायल किया। हेलो, क्या हुआ रणवीर? क्या तुम्हें मेरी याद आती है? लीना ने फ़ोन उठाने के बाद मजाक में कहा। लीना को नहीं पता था कि क्या हो रहा था। वह हमेशा से ही एक ठंडी इंसान रही थी, लेकिन जब भी वह रणवीर से मिलती तो वह अनजाने में ही खुश हो जाती। बकवास बंद करो। हे भगवान, मेरे कॉस्मेटिक स्टोर में कुछ हुआ है। ये हितेश का ही काम होगा, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, मानो वह लीना को थोड़ा दोषी ठहरा रहा हो। रणवीर ने यह भी देखा कि जब गरिमा ने हितेश का नाम सुना तो उसके मुंह के कोने थोड़े से हिल गए। क्या हो रहा है? लीना ने चिंतित होकर पूछा। उसने सोचा कि हितेश रणवीर से निपट सकती है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। रणवीर ने लीना को बताया कि क्या हुआ था। लीना इतनी गुस्से में थी कि उसने अपने सामने टेबल पटक दी। अब तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी, लीना ने बाद में कहा। आखिर यह मामला उसी की वजह से हुआ था। अब जब यह हो चुका है तो वह इसे अनदेखा नहीं कर सकती। मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। रणवीर बहुत उदास थी। पुलिस स्टेशन? तो पूछो कि क्या गरिमा नाम का कोई पुलिस अधिकारी है? रणवीर ने अपना सिर उठाया और गरिमा को देखा जो उसके सामने बैठी थी, फिर फोन थमा दिया। तुम्हें ढूंढ रही हूँ, मुझे ढूंढ रही हूँ। गरिमा एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन फिर भी उसने फ़ोन उठाया, क्योंकि इस तरह की बातें पुलिस स्टेशन में बहुत होती हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद वे मामले को संभालने के लिए कुछ बड़े लोगों को ढूंढते थे, और बड़े लोग हमेशा इन लोगों के आसपास के पुलिस अधिकारियों को फ़ोन उठाने देते थे। गरिमा को इस तरह के कॉल का जवाब देना सबसे ज़्यादा नापसंद था, लेकिन उसे इसका जवाब देना ही था। नमस्ते, आप कैसे हैं? गरिमा ने फ़ोन उठाया और विनम्रता से अभिवादन किया। हे भगवान, यह आप हैं। मुझे लगा कि यह फिर से इतना बेहतर है। गरिमा ने अचानक अपना लहजा बदल दिया। कुछ देर तक बातचीत करने के बाद गरिमा ने लीना को आश्वासन दिया कि वह मामले को संभाल लेगी, और फिर फ़ोन रख दिया। क्या तुम लीना को जानती हो? गरिमा ने फ़ोन रख दिया और भौहें उठाकर रणवीर की ओर देखा। बस कुछ संबंध है, और यह घटना पूरी तरह से उसी की वजह से हुई है। रणवीर ने उदास होकर कहा। ठीक है, लीना और मैं अच्छे दोस्त हैं। उसने यह मामला मुझे सौंपा है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, गरिमा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा।
क्योंकि यह कहना जितना आसान है करना उतना आसान नहीं है। इस समस्या का अभी कोई समाधान नहीं है। क्या होगा अगर मैं इसे स्वीकार कर लूँ? मुझे बस उन्हें मुआवजा देना है, रणवीर ने असहाय होकर कहा जब उसने गरिमा के शर्मिंदा भाव को देखा। तुम बहुत सरलता से सोचते हो। अगर यह मामला सिर्फ पैसे का है तो क्या तुम्हें लगता है कि लीना की ताकत के साथ उसे अभी भी मुझे ढूंढने की परेशानी उठानी पड़ेगी? गरिमा ने दुखी होकर कहा। उसे लगा कि रणवीर को लगता है कि चीजें बहुत सरल हैं। ये सही है, ये सही है। हितेश के पास पैसे की कमी नहीं है। वह निश्चित रूप से सिर्फ कुछ पैसों के लिए तुम्हारे साथ सौदा नहीं करेगा। अगर तुम ये स्वीकार करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम अपना बाकी जीवन जेल में बिता सकते हो, गरिमा ने आगे कहा। हालांकि यह थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कहा गया था, लेकिन ये सच था। क्या ऐसा है? रणवीर को पसीना आ रहा था। उसे वाकई उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक ऐसी मुसीबत में पड़ जाएगा। सौभाग्य से लीना उसकी मदद करने के लिए काफी दयालु था, अन्यथा उसे वास्तव में नहीं पता था कि क्या करना है। अब हम केवल पूर्ण प्रमाण ही पा सकते हैं, अन्यथा इस मामले को स्पष्ट रूप से समझाने का कोई तरीका नहीं है, गरिमा ने शर्मिंदगी में कहना जारी रखा। पूर्ण प्रमाण? मैं इसे कहाँ पा सकता हूँ? क्या होगा अगर मैं हितेश से बात करूँ? रणवीर बहुत उदास था। उससे बात करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास उससे बातचीत करने के लिए पूंजी है? तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शर्तें हैं जो उसे हार मानने पर मजबूर कर सकती हैं? या तुम उसे धमका सकती हो? तुमने उसे कैसे नाराज किया? इसका जिक्र मत करो, ये सब लीना की वजह से है, रणवीर ने दुखी होकर कहा, और गरिमा ने पूछना जारी नहीं रखा। अधिकारी गरिमा, उन रोगियों के परीक्षण के परिणाम आ गए हैं। ये वास्तव में उन सौंदर्य प्रसाधनों में हानिकारक पदार्थों के कारण हुआ है। एक युवा पुलिस अधिकारी अंदर आया और गरिमा को सूचना दी। ठीक है, मैं समझ गया। तुम पहले बाहर जाओ। गरिमा ने सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हितेश इतना निर्दयी होगा। वह इतना पैसा खर्च करने को तैयार था। वे लोग वास्तव में गंभीर रूप से घायल थे। हाँ, अब एकमात्र तरीका ये देखना है कि क्या हम उन लोगों से शुरुआत कर सकते हैं। वास्तव में कोई और रास्ता नहीं है, रणवीर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। चलो इसे आजमाते हैं। तुम यहाँ एक पल रुको, मैं जाकर देखता हूँ कि क्या मैं उन लोगों में कोई खामियां ढूंढ सकता हूँ, गरिमा ने रणवीर से कहा और फिर बाहर जाने वाला था। मुझे अपने साथ चलने दो, रणवीर ने पूछा। ठीक है, चलो साथ चलते हैं, शायद तुम कोई समाधान खोज सको। गरिमा ने पिछली बार रणवीर के बेहतरीन प्रदर्शन के बारे में सोचा और थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। अस्पताल पहुंचने के बाद रणवीर गरिमा के पीछे वार्ड में गई। उसने देखा कि उन लोगों के चेहरे पर मलहम लगे हुए थे और वे दर्द में बिस्तर पर लेटे हुए थे। कुछ लोग दर्द में चिल्ला भी रहे थे। कितना क्रूर, उन्होंने अपने लोगों को सिर्फ मुझसे निपटने के लिए इतना दर्द सहने दिया, रणवीर ने मन ही मन सोचा। नमस्ते, मैं म्यूनिसिपल पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो से गरिमा हूँ। मैं आपसे इस बार की स्थिति के बारे में पूछना चाहता हूँ। गरिमा एक युवती के पास आई जो दूसरों की तुलना में उससे निपटना आसान लग रही थी। और क्या जानना है? यह उस कॉस्मेटिक स्टोर के बारे में है। हम किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं करते, युवती के बोलने से पहले दूसरी तरफ से एक अधेड़ उम्र की महिला ने कहा। गरिमा ने भौहें सिकुड़ी और युवती ने कहा, हाँ, हम किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करते, हमें उसे जेल भेजना चाहिए। ऐसा लगता है कि वह महिला उनकी नेता है, रणवीर ने गरिमा के कान में फुसफुसाया। गरिमा ने सिर हिलाया लेकिन महिला को अनदेखा किया और युवती से बात करना जारी रखा। तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या ये दर्दनाक है? मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें इतना कष्ट होगा। ये तुम्हारे लिए वास्तव में कठिन है। उसने एक मनोवैज्ञानिक आक्रमण का उपयोग किया जिससे युवती के दिल में हितेश के व्यवहार के प्रति नाराजगी पैदा हो सके, जो उसके भविष्य के विकास के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये सब बॉस की गलती है। हमें उसे गिरफ्तार करना चाहिए और उसे कानूनी सजा देनी चाहिए। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने फिर से बातचीत को संभाला। जाहिर तौर पर वह नहीं चाहती थी कि युवती गरिमा से बात करे। गरिमा ने देखा कि युवती ने अपने दांत भींच लिए, जैसे कि वह असंतुष्ट थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गरिमा जानती थी कि यह कारगर है। रामलाल, उन्हें अलग अलग वार्ड में अलग कर दो। मैं उनमें से हर एक से अलग अलग बात करना चाहती हूँ, गरिमा ने अपने पीछे चल रहे पुलिस अधिकारी से कहा। उसने कहा कि वह सभी से बात करना चाहती है, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ अधेड़ उम्र की महिला को अलग करना चाहती थी। तुम्हारा क्या मतलब है? हम पहले से ही इस हालत में हैं। तुम फिर भी हमें प्रताड़ित करना चाहते हो। हम कैदी नहीं हैं, तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? अधेड़ उम्र की महिला ने गरिमा पर सीधे चिल्लाया। क्यों? तुम्हें पता है क्यों? अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम पर कानून प्रवर्तन में बाधा डालने का आरोप लगा सकती हूँ। रामलाल, आदेशों का पालन करो, गरिमा ने अधेड़ उम्र की महिला से नाखुश होकर कहा और फिर पुलिस अधिकारी को अपना काम जारी रखने का आदेश दिया।
पुलिस अधिकारी भी बहुत कुशल थे और थोड़ी देर बाद उन्होंने बाकी सभी को बाहर निकाल दिया और उन्हें दूसरे वार्डों में भेज दिया। अब वार्ड में केवल युवती और गरिमा ही बचे थे। तुम्हारा नाम क्या है? गरिमा ने एक स्टूल खींचा और युवती के सामने बैठ गई और धीरे से पूछा। मेरा नाम शबाना है। यह एक अच्छा नाम है। शायद हम अभी भी रिश्तेदार हैं। क्या तुम्हारा घाव दर्द कर रहा है? गरिमा ने पिछले विषय को जारी रखा। मुझे ये वास्तव में दर्द कर रहा है। शबाना वास्तव में रोने लगी। उसने पहले कभी ऐसा अन्याय नहीं सहा था, लेकिन पैसे की खातिर वह कुछ नहीं कर सकती थी। तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, लेकिन क्या तुम एक बात जानती हो? अगर तुम दूसरों को फंसाने के लिए झूठे सबूत देती हो तो तुम कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराई जाओगी। और यह अपराध हल्का नहीं है। गरिमा ने गंभीरता से कहा। मैंने झूठी गवाही नहीं दी। ये वास्तव में उस कॉस्मेटिक स्टोर के कॉस्मेटिक्स के कारण हुआ था। शबाना ने झिझकते हुए कहा। हाँ, मुझे पता है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम ये समझो। मुझे उम्मीद है कि तुम सच बता सकोगी। आखिर हुआ क्या था? हमने पहले ही इसकी अच्छी तरह से जांच कर ली है। सच सामने आने में बस कुछ ही समय बाकी है। मैं देख रही हूँ कि तुम उनसे अलग हो। तुम्हें अभी भी स्कूल में होना चाहिए। छोटी छोटी बातों के लिए बड़ी तस्वीर मत खोना। गरिमा ने समझाने वाले अंदाज में कहा। बस इतना ही कहना है। मैं अब जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम इस पर ध्यान से सोचोगी। जब तुम इस पर पूरी तरह से सोच विचार कर लो तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकती हो। लेकिन कृपया इसे जल्द से जल्द करो। अगर हमारे पास पूरे सबूत हैं तो तुम्हारी गवाही बहुत देर से हो सकती है। गरिमा ने ये वाक्य कहने के बाद रणवीर को बुलाया और चली गई। ये सुनने के बाद रणवीर ने वास्तव में गरिमा की क्षमता के लिए अपनी बहुत प्रशंसा व्यक्त की। उसकी बयानबाजी का कौशल वाकई बेजोड़ था। अब हमें क्या करना चाहिए? बाहर आने के बाद रणवीर ने गरिमा को देखा और पूछा। अब यही एकमात्र रास्ता है। हम केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं और अंतिम परिणाम देख सकते हैं। अन्य लोगों से निपटना आसान नहीं है। हम केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह छोटी लड़की कितनी जागरूक है। गरिमा की भौहें लगभग एक साथ जुड़ीदार थीं, जो काफी सुंदर लग रही थीं। ठीक है, अब हमें बस इंतजार करना है। मिनट दर मिनट समय बीतता गया और रणवीर अस्पताल में कुर्सी पर सो भी गया। वह अब एक संदिग्ध था और वह गरिमा की वजह से यहाँ आ पाया। सोने के लिए जगह या ऐसा कुछ भी खोजने की बात तो दूर की बात है। अधिकारी गरिमा आपको ढूंढ रही है और उसने कहा है कि उसे आपसे कुछ कहना है। तभी रामलाल नाम का पुलिस अधिकारी दौड़कर आया और गरिमा से कहा। गरिमा ने रणवीर को देखा जो गहरी नींद में सो रहा था। सोया हुआ हाथी इतना बदसूरत था और हिलता डुलता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अगर कोई चोर उसे ले भी जाए तो भी वह नहीं उठेगा। उठो, प्रगति हो रही है। गरिमा ने रणवीर को लात मारी और दुखी होकर कहा। क्या ये खत्म हो गया? रणवीर अचंभित होकर खड़ा हो गया और गरिमा से कहा। नहीं, ये सिर्फ वह लड़की मुझसे मिलने आई थी। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? रणवीर ने सिर हिलाया और फिर गरिमा के पीछे शबाना के वार्ड में चला गया। क्या हुआ? क्या तुम्हें पता चल गया है? अंदर जाने के बाद गरिमा सीधे मुद्दे पर आ गया और बोला। हाँ बहन गरिमा, तुम्हें बुरा नहीं लगता कि मैं तुम्हें ऐसा कहूँ, है ना? मुझे पता चल गया है। कोई मेरे पास आया और उसने मुझसे उस कॉस्मेटिक स्टोर को फंसाने के लिए सबूत बनाने को कहा। घटना के बाद वे मुझे मानसिक क्षति के रूप में 30,000 रुपये देंगे। क्योंकि मुझे पैसे का इस्तेमाल करने की जल्दी थी, इसलिए मैंने हामी भर दी। मुझे नहीं पता था कि चीज़ें इस तरह से होंगी। शबाना ने रोते हुए कहा। ठीक है बहन शबाना, रोना बंद करो। अब तुम्हारे पश्चाताप करने में बहुत देर नहीं हुई है। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। गरिमा ने शबाना से धीरे से कहा और फिर रणवीर को गर्व से देखा। इस बार गरिमा आखिरकार रणवीर के घर वापस आ गया। रणवीर ने भी प्रशंसा में सिर हिलाया। उसे कहना पड़ा कि गरिमा की बातचीत कौशल वास्तव में मजबूत थी। थोड़ी देर बाद गरिमा ने शबाना को दिलासा दिया और रणवीर को वार्ड से बाहर ले गया। ठीक है, अब जब मामला खत्म हो गया है और सच्चाई सामने आ गई है तो अब तुम्हें बस हितेश के आने का इंतजार करना है। इस बार उसे ही तुम्हारे साथ सुलह करने की ज़रूरत है। गरिमा ने गर्व से कहा। सुलह? क्या वह सपना देख रहा है? मैं उसकी सुलह को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। रणवीर ने घृणा से कहा। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम उसका समझौता स्वीकार कर लो। उसकी योग्यता के साथ उसे जेल में डालना लगभग असंभव है। तुम उसे ब्लैकमेल करने का अवसर ले सकते हो। गरिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या एक पुलिसकर्मी के रूप में तुम्हें यही कहना चाहिए? रणवीर ने गरिमा को अवाक होकर देखा। हा, मैं एक पुलिस अधिकारी के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि एक मित्र के दृष्टिकोण से बोल रहा था। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें और लीना को किसने दोस्त बनाया? दोस्त? क्या हम दोस्त हैं? रणवीर ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया। मुझे लगता है कि ऐसा ही है।
मैं तुमसे दोस्ती करना पसंद करूंगा। गरिमा ने रणवीर की ओर देखा और धीरे से कहा, उसके बारे में क्या? रणवीर ने धीमी आवाज में कहा, तुमने क्या कहा? मैंने इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना। गरिमा ने उलझन में रणवीर को देखा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। रणवीर ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। गरिमा ने कोई और सवाल नहीं पूछा। ठीक है, अब जब मामला सुलझ गया है तो मुझे वहाँ कुछ और काम करने हैं, इसलिए बस वही करो जो तुम्हें करना चाहिए। ये वाक्य कहने के बाद गरिमा कई पुलिस अधिकारियों के साथ चला गया। आखिरकार यह सुलझ गया। इस मामले से निपटना वाकई मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं पता कि जब हितेश मुझसे सुलह करने के लिए कहेगा तो वह क्या शर्तें रखेगा। मैं वास्तव में इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। रणवीर ने ये सोचते हुए कॉस्मेटिक्स की दुकान की ओर कदम बढ़ाया। डॉट 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 डॉट। रणवीर अपने कार्यालय में बैठा था जब उसने बाहर से धमाके की आवाज़ सुनी। दरवाजे की मरम्मत की जा रही थी। कांच का दरवाज़ा अभी अभी टूटा था, और अगर इसकी मरम्मत नहीं की गई तो व्यापार नहीं खुल पाएगा। अचानक फ़ोन की घंटी बजी और रणवीर ने बिना देखे ही फ़ोन उठा लिया। क्या तुम ठीक हो? तुम क्या कर रहे हो? लीना की साफ आवाज़ अंदर से आई। हाँ, ठीक है, शुक्रिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस ऊब गया था। लीना ने आज्ञाकारी ढंग से कहा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो उस रेस्तरां में आओ जहां हमने पिछली बार खाना खाया था। कोई तुमसे मिलना चाहता है। लीना ने कहा। कोई मुझसे मिलना चाहता है? कौन? चलो, जब तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, लीना ने कहा। फिर रणवीर ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और अपनी छोटी मोटरसाइकिल पर सवार होकर जैंटिंग रेस्तरां चला गया। मोटरसाइकिल पार्क करने के बाद पार्किंग में लग्जरी कारों को देखकर रणवीर को वास्तव में एक कार खरीदने की इच्छा हुई। हमेशा छोटी मोटरसाइकिल चलाना मेरी हैसियत के अनुकूल नहीं है, रणवीर ने आत्ममुग्धता से सोचा। रेस्तरां में प्रवेश करने के बाद रणवीर ने पहली नज़र में लीना को देखा। वह खुद को रोक नहीं सका, ऐसी असाधारण सुंदरता चमकेगी। लीना, मैं यहाँ हूँ। रणवीर ने लीना को पुकारा और फिर उसने पाया कि पिछली बार उसके साथ अभद्र व्यवहार करने वाला प्रबंधक गायब हो गया था। तुम यहाँ हो, आओ और बैठ जाओ, लीना ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर अपने बगल में स्टूल खींच लिया, जिसका मतलब था कि रणवीर को उसके बगल में बैठना चाहिए। रणवीर ने संकोच नहीं किया और आराम से बैठ गई। कौन मुझसे मिलना चाहता है? रणवीर ने बैठने के बाद सीधे मुद्दे पर पूछा। हितेश, लीना ने दुखी होकर कहा। उसने मुझे ढूंढा और कहा कि वह तुमसे मिलना चाहता है, और मुझे पहले से ही पता था कि गरिमा से क्या हुआ था, इसलिए मैंने इस पर सहमति जताई। बाद में उसे खराब मत करना, अब हम प्रमुख स्थिति में हैं। ये वही है। ऐसा लगता है कि अधिकारी गरिमा ने जो कहा वह सच है। वह वास्तव में मुझसे मिलने आया था, रणवीर ने अचानक एहसास के साथ कहा। हाँ, हालांकि वह अपनी ताकत के कारण जेल नहीं जाएगा, लेकिन इस मामले का सबसे आसान समाधान तुमसे शुरू करना है। लीना ने विश्लेषण किया। तो मैं वास्तव में उसके लिए इसे बहुत आसान नहीं बनाना चाहता, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। कोई ज़रूरत नहीं है। यदि तुम्हारा तरीका काम नहीं करता है, हालांकि अन्य तरीकों से उसे बहुत परेशानी होगी, लेकिन तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तुम बस राहत महसूस करोगे। इसलिए तुम्हें अब अपने हितों को अधिकतम करने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए, लीना ने सलाह दी। उसे डर था कि रणवीर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए बुरे परिणाम हासिल करेगा। ठीक है, मैं समझ गया, रणवीर ने ये कहा, लेकिन वह हितेश को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद हितेश एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ अंदर आया। चाचा मनोहर, आप यहाँ क्यों हैं? जब लीना ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा तो उसका चेहरा एकदम बदल गया और वह जल्दी से खड़ी हो गई। लीना, तुम और भी खूबसूरत होती जा रही हो। मैं इस बदमाश के मामले से निपटने के लिए यहाँ हूँ। मुझे डर है कि वह इसे अच्छी तरह से संभाल नहीं पाएगा। मनोहर ने लीना की प्रशंसा की, फिर हितेश को देखा और दुखी होकर कहा। मनोहर पूरे मुंबई शहर के शीर्ष उद्यमियों में से एक हैं। उन्होंने अपने शुरुआती वर्षों में शून्य से शुरुआत की और मुंबई शहर के उद्यमी सर्कल में एक किंवदंती बन गए। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह एक ऐसे निराश्रित बेटे को जन्म देगा जो हर दूसरे दिन उसके लिए परेशानी का कारण बनेगा, और मनोहर के पास इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं था।